नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए इतिहास प्रथम सेमेस्टर के इतिहास लेखन विषय पर। दोस्तों, इतिहास लेखन के इस प्रथम सेमेस्टर के टॉपिक्स में लगभग सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। कुल 6 से 7 टॉपिक बचे हैं जिन पर वीडियो बनाने हैं, जिन पर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, आप किसी भी कॉलेज से हो, आप अपने सिलेबस निकालिए और उस सिलेबस को हमारी एमए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट से मैच कीजिए। जो जो टॉपिक मैच हो जाए उसे पढ़ लीजिएगा और जो टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में ना मिल पाए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं बेहतर तरीके से उस टॉपिक को आपके लिए हाजिर कर पाऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की ग्रीको रोमन परंपरा के बारे में। इतिहास की ग्रीको रोमन परंपरा क्या है ये हम जानते हैं। प्राचीन संस्कृति में यह अवधारणा पाई जाती है कि मानव इतिहास एक पूर्वांकित योजना के अनुसार अग्रसर होता जा रहा है। यानी कि जो मानव का इतिहास है वो पहले से ही बनी हुई एक योजना के अनुसार चल रहा है। यानी सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसके लक्ष्य प्राप्ति तक विकास प्रक्रिया में आने वाली अवस्थाएं भी पूर्वांकित है, यानी कि पहले से ही निर्धारित है। इस अवधारणा से स्पष्ट मानव इतिहास के विगत, अतीत तथा अनागत भविष्य के विषय में एक परिकल्पनात्मक चित्र के निर्माण में अधिकांश लोगों की रुचि दिखाई देती है। यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रही है ग्रीको रोमन परंपरा की जो भी होने वाला है वो पहले से ही पूर्वांकित है, यानी कि पहले से ही एक निर्धारित योजना है कि मानव सभ्यता के इतिहास में क्या क्या घटित होने वाला है। यहाँ पर आपसे गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर कुछ शब्द थोड़ी टफ भाषा में लिखे गए हैं हिंदी की। तो ये इसलिए है क्योंकि आपका जो लेवल है वो एमए का है। तो एमए में आपको एक सामान्य भाषा को भी एक ऐसी भाषा में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि इनका लेवल एमए जैसा है। यानी कि सामान्य भाषा में समझो और उसे एक अच्छी भाषा में लिखने की कोशिश करो। पहला पॉइंट आता है मानव समाज में निरंतर गिरावट। मानव समाज निरंतर पतन का इतिहास है। मानव समाज अधिकाधिक दुख तथा नैराश्य की ओर बढ़ रहा है। अंत में इसका विनष्ट होना प्रायः निश्चित है। यहाँ पर ग्रीको रोमन परंपरा क्या कहती है? वो कहती है कि जो मानव का इतिहास है वो निरंतर माइनस की ओर बढ़ रहा है, नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है और इसमें कुछ नहीं है सिवाय दुख के, सिवाय निराशा के। यहाँ दूसरा बिंदु आता है अकुशल से कुशलता की ओर अग्रसर। वही ये दूसरे बिंदु में कहते हैं कि मानव इतिहास अकुशल से कुशल की ओर बढ़ रहा है और यही सही अर्थ में विकासशील है। यह निरंतर अत्यधिक न्याय, सुविधा तथा सुख की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पहले पॉइंट में ये बताते हैं कि निराशा की ओर भी बढ़ रहा है और दूसरी ओर ये बताते हैं कि संभावनाएं भी है निराशा के साथ साथ, केवल निराशा ही नहीं है। यहाँ पर फिर तीसरा बिंदु आता है युग चक्र का सिद्धांत। तो युग चक्र का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, इसे ध्यान से देखिएगा। कई बार ये 2 नंबरों में भी पूछा जाता है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि युग चक्र के सिद्धांत में काल निर्धारण इस प्रकार से है या इस प्रकार से नहीं है। तो यूनानी रोमन इतिहास अवधारणा में हैसियड का युग चक्र सिद्धांत सर्वथा महत्वपूर्ण है। युग चक्र सिद्धांत किसने दिया? तो हैसियड ने दिया। उसने 4 युगों की कल्पना की है और नामकरण 4 धातुओं के आधार पर रखा है। तो यहाँ पर ग्रीको रोमन अवधारणा, यहाँ पर उन्होंने 4 आधार पर जो काल है उन्हें विभाजित किया है। पहला स्वर्ण काल है, दूसरा रजत है, तीसरा कांस्य है और चौथा लौह युग है। ये इस प्रकार से बढ़ रहा है। एक बार मैं आपको बुक में भी इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हैसियड का युग चक्र सिद्धांत है। आप चाहें तो अपने पेपर में, अपने आंसर शीट में भी बना कर रख सकते हैं। एक तो जगह भी ये ज़्यादा लेगा और आप अपने एग्जामिनर को भी अच्छे से समझा पाएंगे। इसके बाद में हम चौथा पॉइंट, इसके बाद में हम जो युग चक्र सिद्धांत है जहाँ पर स्वर्ण, रजत, कांस्य या लोहे की बात हुई है, काल की बात हुई है, इनमें वास्तविक रूप में क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। स्वर्ण युग, इस युग में क्रोनोस का स्वर्ण में शासन था। मनुष्य स्वयं देवताओं के साथ कार्य करता था। पृथ्वी स्वतः उन्हें सभी श्रेयस्कर वस्तुएं प्रदान करती थी।
यहाँ पर ये हेसियड कहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्रोनोस का स्वर्ण में शासन करता था और साथ ही जो मनुष्य था वो सीधे देवताओं के साथ मिलकर काम करता था। फिर इसके बाद में रजत युग आता है, सिल्वर जिसे हम कह सकते हैं सिल्वर एज। तो युग चक्र सिद्धांत, युग चक्र इतिहास का यह दूसरा चरण है। पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा मनुष्य हीनतर अवस्था में पहुंच गया था। स्वाभाविक सी बात है कि पहले स्टेज से दूसरे स्टेज पर आने पर जो पहले की तुलना में थोड़े बदलाव आएंगे और ये बदलाव निम्नतर थे। धीरे धीरे वह विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पारस्परिक संघर्ष में व्यस्त होने के कारण देवताओं की आराधना के प्रति उदासीन रहने लगा है। फिर कांस्य युग की बात करते हैं तो युग चक्रवादी अवधारणा का है तीसरा चरण मानवीय गुणों में उत्तरोत्तर ह्रास की विशेषता है। मनुष्य शक्तिशाली था परंतु भाव से सर्वथा शून्य था और उसके भवन तथा अस्त्र शस्त्र कांसे यानी कि कांसे के निर्मित होते थे। पारस्परिक मारकाट, कलह तथा संघर्ष इस युग की विशेषता रही। फिर हम लौह युग की बात करते हैं तो इस युग का जो चक्र सिद्धांत का यह अंतिम युग रहा लौह युग, जिसमें वीर पुरुष अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक और न्यायप्रिय थे। इस युग में ट्राय तथा थेबिस के युद्धों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और इन युद्धों में वीर पुरुषों ने भाग लिया था। वर्तमान कालिक लौह युग में श्रम तथा दुख से मानव समाज मुक्त नहीं है। फिर इसके बाद में हम चौथा बिंदु देखते हैं तो यह आता है चक्रात्मक प्रक्रिया का चलन। युगों में चक्रात्मक विकास का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है जैसे रात दिन चंद्रमा पर वर्तमान तथा क्षमायान पक्ष अथवा एक ऋतु के पश्चात दूसरे का अनुगमन होता है, यानी कि एक के बाद दूसरा आता है अथवा एक ऋतु के पश्चात दूसरी आती है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में भी परिवर्तन की चक्रात्मक प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे चंद्रमा के बाद में सूर्य आता है, जैसे चंद्रमा निकल कर डूब जाता है, जैसे एक ऋतु के आने के बाद दूसरी ऋतु स्वाभाविक रूप पर आती है, उसी तरह से जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, वो भी एक परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन लाता है। इसके बाद में हम देखते हैं धार्मिक नहीं मानवतावादी दृष्टिकोण। जो यूनानी परंपरा है, ग्रीको रोमन परंपरा है, यहाँ पर धार्मिक की बजाय मानवतावादी दृष्टिकोण को दिया गया है। कॉलिंगवुड ने हेसियड की युग चक्रवादी अवधारणा की कटु आलोचना करते हुए इसे अनैतिहासिक अवधारणा की संज्ञा दी है। धार्मिक विचारों पर आधारित कथाएं ऐतिहासिक नहीं अपितु काल्पनिक है। यूनानी अवधारणा के अनुसार इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा नहीं अपितु एक शोध है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। इस अवधारणा का स्वरूप धार्मिक नहीं बल्कि मानवतावादी है, क्योंकि इतिहास का संबंध मानव क्रियाओं से है। हेरोडोटस की जो इतिहास अवधारणा थी वह भी मानवतावादी थी। कॉलिंगवुड भी इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए अतीत के मानवीय कार्यों को सुरक्षित बताता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये समझाना चाहते हैं कि जो इतिहास का मूल उद्देश्य है या फिर जो उसकी भावना है वो मानवतावादी है, ना कि धार्मिक या फिर ना कि अन्य। यहाँ पर भाग्य पर आधारित भी कहा गया है। मानव जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है। देवतागण भी भाग्य के नियंत्रण से नहीं बच सकते। हेरोडोटस ने स्वीकार किया है कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर इनकी जो विचारधारा है ठीक उसी तरह है जैसे जब मैं अपने दादा के साथ बैठता हूँ तो मुझे अक्सर बताते हैं कि जो हमारा जीवन है वो विधाता ने जितना लिखा है उतना ही चलेगा। यहाँ तक कि भगवान कब क्या करेंगे, भगवान किस रूप में आएंगे और उनका कब समापन होगा, ये भी विधाता माता ने पहले से ही तय कर रखा है। तो यही कुल मिलाकर इसी बात को इन लोगों ने पहले हमसे अपना लिया था। तो यही बात ये भी कहते हैं कि सब कुछ पहले से नियंत्रित है और वही होगा जो पहले से तय है। लेकिन पहले से क्या तय है ये तो भैया समय आने पर ही पता चलता है जब घटना घटित हो जाती है। फिर हम देखते हैं नैतिकता की प्रधानता। तो यहाँ पर नैतिकता की प्रधानता के इस टॉपिक पर देखते हैं। लीबी इतिहास अवधारणा में नैतिकता की प्रधानता को स्वीकार करते हुए लिखता है कि इतिहास का उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। क्या है? नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। उसने समीप के अतीत की अपेक्षा सुदूर अतीत के अध्ययन को आवश्यक बताया है, क्योंकि सुदूर अतीत में नैतिकता तथा भ्रष्टाचार को उदाहरण
भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते हैं। उनका दृष्टिकोण मानववादी था। उनका दृष्टिकोण कैसा था? तो उनका दृष्टिकोण मानववादी था। तो यहाँ पर हमारी जो जानकारी थी इतिहास लेखन की इस किताब से थी, चाहे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आपसे वीडियो के अंत में फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारी प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं उन्हें आप अपने सिलेबस को पहले ध्यान से देखें, उसके बाद ही उन वीडियोस को देखें, क्योंकि जो वीडियोस है वो मैंने अपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया था। इसलिए अगर आपके सिलेबस से कोई टॉपिक मैच होता है तो ज़रूर आप उससे अपना काम निकाल सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि यह सबसे बुरी आदत है जो आपके अंदर हो सकती है। इसलिए अपनी मौजूदा स्थिति पर अफसोस जताने के बजाय उससे उबरने की कोशिश करते रहना ही सबसे अच्छी बात है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।